सरकार मेरे जाति मसलों में, मेरे जातिगत फैसलों में क्यों टांग अड़ा रही है? जब मेरा संविधान मेरे को कहता है कि मुझे किसी भी धर्म में जाने और आने की इजाजत है, तो सरकार कौन है जो तय कर रही है कि मैं मर्जी से कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? गवर्नमेंट का बिजनेस लोगों के धर्म के और उसके फ्रिज में जाके खोजने का काम नहीं है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं, प्लीज स्टॉप दिस स्टूपिडिटी। ना तो हिंदू कहीं दूसरे देश में भागने वाले हैं और ना इस देश के मुसलमान और ईसाई भागने वाले हैं। मैं समझता था कि दलित आदिवासियों ने अपनी तंजीम बनाई है सरकार को जवाब देने के लिए, माइनॉरिटीज क्यों सोचूं? तो ये बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक नेशनल प्लेटफॉर्म फुल माइनॉरिटीज के तौर पर विजुअलाइज किया। और मैं इस बात के लिए राहुल दामले जी को और उनकी पूरी टीम को, मेमन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहूंगा और आज का दिन बहुत ही ऐसा दिन है कि जवाहर लाल साहब बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। मैं दूसरी पर्सनैलिटी का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है। वो थी डॉक्टर रमाबाई अम्बेडकर। महाराष्ट्र के सब लोग जानते हैं और रमाई सबने सुनी होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पहली पत्नी थी रमाबाई अम्बेडकर, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। और मैं क्योंकि बहुत सारी बातें तो हुई हैं, मैं थोड़ा सा हमारा आगे का रास्ता क्या हो उसमें ज्यादा बात करना चाहता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी आज उतनी ज्यादा, मैं भी उस समाज से आता हूं, बुद्धिस्ट होने के नाते मैं उस समाज से आता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे माइनॉरिटीज का प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पीड़ा में बहुत ज्यादा बिजी, हम पीड़ित लोग हैं। मैं तो डबल पीड़ित हूं, दलित भी हूं, तो उस पीड़ा को भी झेलता हूं। तो जो उत्पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अपनी पीड़ा से हटके उस उत्पीड़न का जवाब कैसे देना है उस पर सोचने की जरूरत है। और पहले मैं 2-3 तथ्य दूंगा, फिर उसके बाद मैं 2-1 बात पे अपनी बात खत्म करूंगा, लंबा आपको परेशान नहीं करूंगा। मैंने 2014-15 से लेकर, रहमान साहब ने बजट का जिक्र किया, और अभी 2014-15 से लेकर जब से सरकार है और 2023-24 तक का, क्योंकि मैं तो बजट का बहुत रेगुलर अध्ययन करता हूँ, प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री के साथ माथापच्ची भी करता हूँ, तो मैंने पूरा ये डेटा मेरे पास है। और टोटल बजट जो पिछले 9 साल में, इस साल के बजट समय जो सरकार ने बजट पेश किया है वो 2,78,99,198 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पेश किया है। और जो ये प्रपोज बजट था और जो एक्चुअल जो खर्च हुआ है पिछले 9 साल में, वो 2,35,93,162 करोड़ रुपए खर्च हुए सरकार की। अब सवाल यह है, हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटी करीब 20% है, तो इन 20% जो माइनॉरिटीज हैं उस पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 2000 के आसपास भारत के प्लानिंग एक्सपीरियंस के 50 साल पुराने दस्तावेज सरकार ने प्रकाशित किया था। और तब प्लानिंग आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, और उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आया था पढ़कर, और तब नेहरू हम लोगों ने बनाया नहीं था। जब मैंने 50 साल के 5 ईयर प्लान्स का अध्ययन किया, जिसमें 3 एनुअल प्लान थे, बाकी सब 5 ईयर प्लान थे, तो एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज मेरे सामने निकल कर आई, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर। और मैं इस बात में यकीन करता हूं कि नेताओं को एक कहावत है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। नेता भाषण करते हैं, लेकिन भाषण के पीछे पैसे की ताकत लगाते नहीं लगाते, ये कहावत पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो जब मैं
इसका अध्ययन किया तो पता लगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वीमेन सबको मिला के 50 साल के प्लानिंग एक्सपीरियंस में लेस देन 2% पैसा उनके डेवलपमेंट का खर्च हुआ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शॉक था तब जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो हमने एक 25-26 पेज का डॉक्यूमेंट उनको बनाकर दिया और 10 5 प्लान के डॉक्यूमेंट का मैंने एनालिसिस किया और हमने कहा कि आपकी ये जो 10 5 प्लान है जिसमें आप क्लास 4 को खत्म करने वाले हो, ये देश के दलित और आदिवासियों को खत्म करने का प्लान। उसमें सरकार का बयान क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो हमारा जो तब हमने कहा कि हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन सरकार पैसा कहां खर्च कर रही है इस पे हमारा ध्यान नहीं। और यही बात मैं आज दोबारा दोहराना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज को यह समझना है, आप बुद्धिस्ट हैं तो भी आपको समझना है, आप ईसाई हैं तो भी आपको समझना है, आप मुस्लिम हैं तो भी समझना है। और दिल्ली में मैंने तमाम मुस्लिम लीडर्स को कहा है इस बात को, चाहे वो महमूद मदनी हो, चाहे वो नवीद हामिद हो, आप सब लोगों को जानते हैं। सबसे मेरी बात हुई, सबके साथ मैं उठता बैठता हूं। जॉन साहब भी जानते हैं इस बात को कि हम लोग दोनों अक्सर एक महफिल में दोनों टकराई जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि पिछले 9 साल में सरकार ने माइनॉरिटी पे कितना पैसा खर्च किया। मैंने बता दिया 2,76,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरकार का 9 साल में खर्च किया है। माइनॉरिटी बस उन्होंने जो बजट दिया था अभी तक वो 42,804 करोड़ रुपए, कहां 2,78,00,000 करोड़ रुपया और कहां 40,000 करोड़ रुपया। और जो एक्चुअल में 42,804 करोड़ रुपए जो उन्होंने आवंटित किया, जो एलोकेट किया, उसमें से भी सरकार ने केवल 32,465 करोड़ रुपए का एक्चुअल खर्च किया माइनॉरिटीज के ऊपर। जिस देश में 35-40 करोड़ माइनॉरिटीज हो, अगर आप उनको ऊंट के मुंह में जीरा तो फिर भी चल जाता है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो ये एक फैक्ट जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास वो पूरे आंकड़े हैं, साल भर का जो पूरा हिसाब मेरे कागज पे लिखा हुआ, मैं दे दूंगा राहुल गांगुली जी को और मेमन साहब को, वो देखते रहेंगे फिर बाद में। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अभी कुछ आंकड़ा कुछ लोगों ने पेश किया तो मैं उनके थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं। ये 0.28% 2014-15 से लेके तो किसी भी साल में 0.28% माइनॉरिटीज को बजट एलोकेट नहीं हुआ है। वो हुआ है 0.18%, 0.21%, हाईएस्ट था 0.21%। और इस साल का जो बजट है वो 0.07% है। अब सवाल ये है कि इसका हल कैसे किया। क्या हमारे पास एक बड़ी जो खुशी की बात है, मैं दलितों के बुद्धिस्टों की बात नहीं करता, उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। जितने मेरे बुद्धिस्ट साथी यहां बैठे हैं उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने अधिकार को प्रोटेक्ट कर सके, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई मशीनरी बना सके। बाबा साहब ने बनाया भारतीय बौद्ध महासभा, उनकी जो हालत है हम लोग सब बीएसआई की पूरी जो हालत है हम सब उससे वाकिफ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आपके पास ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के हिस्से हैं। तो आपको सोचना है, आपको माइनॉरिटीज को नेतृत्व देते हुए सोचना है कि वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे बने जो सरकार की नीतियों को उस बात पर कस सके। मुझे लगता है ये प्रयास अभी होने की जरूरत है। वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या सोचना, 3-4 बातें हम लोग कर सकते हैं। जैसे उसके लोग आपकी क्लर्जी में बैठे हुए हैं, वो तो जो दलितों में से कन्वर्ट होकर आए उनको भी बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते। हमें समझना है कि कन्वर्जन जो पीड़ित लोग हैं वो करें, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कन्वर्ट करके उनको बराबरी का हक देने में आपको कौन रोक रहा है?
आप अपने ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में अगर आप नैतिक नहीं होंगे तो इस लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते। नैतिक होने का मतलब यह है कि आपको जो लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ गए, जो कन्वर्ट हो गए मुस्लिम, जो ईसाई में आ गए, उनको अपने इंस्टीट्यूशन में तो कम से कम उनकी प्रोपोर्शनल हिस्सेदारी दे दीजिए। अगर दे पाएंगे तब हम इस सरकार से लड़ पाएंगे। हमें समझना एक बात तो कहना चाहता, यानी कि हमारी लड़ाई केवल दिखावे की लड़ाई है, बल्कि हमारी मॉरलिटी की लड़ाई है। और मॉरलिटी की लड़ाई का मतलब यह कि मॉरली मैं अपराइट हूं या नहीं। आप जानते हैं दलित ईसाई बड़े पैमाने पर अपना हिस्सा मांग रहे, उनको मिल रहे। दलित मुस्लिम वो इस्लाम में अपना सम्मान मांगने को मिल नहीं रहा। तो एज ए माइनॉरिटी वी हैव टू डिसाइड हाउ डू वी डील दिस क्वेश्चन। अगर हम इस मॉरल सवाल को जीत लेंगे, मुझे लगता है तो हमारी ताकत बहुत बढ़ेगी। एक बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि अगर मैं ईसाई बनना चाहता हूं या मैं इस्लाम अख्तियार करना चाहता हूं, तो मुझे इस बात की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार मेरे जाति मसलों में, मेरे जातिगत फैसलों में क्यों टांग अड़ा रही है? जब मेरा संविधान मेरे को कहता है कि मुझे किसी भी धर्म में जाने और आने की इजाजत है, तो सरकार कौन है जो तय कर रही है कि मैं मर्जी से कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? गवर्नमेंट का बिजनेस लोगों के धर्म के और उसके फ्रिज में जाके खोजने का काम नहीं है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं, प्लीज स्टॉप दिस स्टूपिडिटी। Don't look at my fridge. Don't look at what religion I want to go. Your business is to run the government and governance efficiently, to prevent the violence, to ensure peace and calm in the society. That is your business. तो साथियों, फिर भी मैं चाहता हूं कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कोई भी अगर आप लोगों को फैसला करना है तो एक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाने से हम शायद उन सारे नैतिक वैल्यूज को, नैतिक मूल्यों को आगे ले जा पाएंगे जिसकी आज इस देश को सख्त जरूरत है। भारत अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता रहा है। हमारे संविधान की प्रिएम्बल में सेकुलरिज्म है, तो हमें अपने देश के सेकुलर ट्रेडिशंस को मजबूत करने के लिए माइनॉरिटीज को मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता पर एक पॉजिटिव वैल्यू पर अपना आंदोलन का रूपरेखा या कोई अभियान चलाना चाहिए। दूसरा सुझाव मेरे। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सामने सवाल ये भी है कि इस देश में अब ये बात तय हो गई है, अब कोई जमात ऐसी नहीं है जिसको अपना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या विधानसभा में या पंचायत में नहीं चाहिए। तो ये वक्त आ गया हम सरकार से इस बात की मांग करें कि जो भी बड़े बड़े तबके हैं उन तबकों की हिस्सेदारी देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। और जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी की बात करेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे संविधान निर्माताओं ने शेड्यूल्ड कास्ट को देश के प्रतिनिधित्व, उनका हिस्सेदारी न होने की वजह से उन्होंने कहा कि हम उनको पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, पंचायतों में स्थान देंगे, और दिया उन्होंने। अब समय ये आ गया है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कम हो, तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में इस देश के तमाम लोगों को सोचना है कि हमारे देश की जो माइनॉरिटीज अपने आप को इनसिक्योर मान रही है, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देकर हम कैसे उसको सिक्योर करें। और हमको ये समझना है, हिंदुओं को ये समझना है, ना तो हिंदू कहीं दूसरे देश में भागने वाले हैं और ना इस देश के मुसलमान और ईसाई भागने वाले हैं, इसी देश में रहने वाले हैं। अब रहमान साहब ने भी कहा इसी देश में जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। जब इसी देश में मरना है और जीना है तो भाई साहब हमको प्रतिनिधित्व देने में आपको क्या परेशानी होगी? इसी देश की तो पार्लियामेंट है, कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट थोड़ी है कि
कि हमको हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिस्सा मांग रहे हैं। हम तो भारत के नागरिक भारत के संविधान में अपना हक मांग रहे हैं और सरकार को देना चाहिए। और मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, और इस देश के हिंदुओं को यह समझना है कि अहंकार तो रावण का नहीं चला, अहंकार तो रावण का नहीं चला, और अहंकार जो है दुर्योधन का ही खत्म हुआ। तो भाई साहब, आप हैं किस स्टेट की मूली? आप किस स्टेट की मूली हैं? 25% तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है जो आपके धर्म में आकर दुखी है, और 20% माइनॉरिटीज हैं। वक्त आ रहा है, हम सब पढ़ लिख रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, और जैसे जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना घर को ठीक करो। अगर अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो नुकसान ये सरकार, ये खास तरह की विचारधारा वाले लोग हिंदुओं के दुश्मन हैं। ये माइनॉरिटी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु आज के 50 साल बाद माना जाएगा तो वो आज के रिजीम और आज के रिजीम वालों को माना जाएगा। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।